जू 501 का टॉपिक नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारे पास क्या है, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन मॉर्फोजेनेसिस। सबसे पहले मैं बता देती हूँ मॉर्फोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है। मॉर्फोजेनेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एक सेल किस तरह डेवलप होगा उसको ये पता चलता है। मतलब वो अपनी मेन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आगे डेवलप होता है, यानी कि उसके अंदर, उसके डीएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी कि उसने आगे से कैसे डेवलप करना है, उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए उसकी डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस। अब इस मॉर्फोजेनेसिस में न्यूक्लियस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये हम स्टडी करने लगे हैं। अच्छा, न्यूक्लियर कंट्रोल ऑफ सेल मॉर्फोजेनेसिस, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मॉर्फोजेनेसिस के लिए क्या सिर्फ न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है या न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म का भी कुछ लेना देना होता है। तो ये बेसिकली हमें इस टॉपिक के एंड तक पता लग जाएगा बड़े आराम से। ये जो हम एग्जाम्पल स्टडी करने लगे हैं वो है एसिटाब्यूलेरिया। ये सेल तकरीबन 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और आगे से इसके 3 हिस्से होते हैं, कैप, स्टॉक, राइजॉइड। कैप इसको कहते हैं, ये जो लंबा सा आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं स्टॉक, और ये जो नीचे आपको छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको कहते हैं राइजॉइड। तो 3 हिस्से होते हैं इसके, कैप, स्टॉक, राइजॉइड। अब आपके से आप क्या देखोगे कि द सिंगल न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिजाइड्स विद इन द राइजॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यूक्लियस होता कहाँ है, न्यूक्लियस होता है राइजॉइड के अंदर, यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इसकी जो है ना वो इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो आपके पास न्यूक्लियस की लोकेशन है, इससे जो आपके पास इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो बड़े आराम से न्यूक्लियस को रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह पे एक नया न्यूक्लियस ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ से न्यूक्लियस निकाल के यहाँ डाला जा सकता है, यहाँ से न्यूक्लियस निकाल के यहाँ डाला जा सकता है, तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है। आगे चलते हैं। जे हैमरलिंग आपके पास एक इन्वेस्टिगेटर था जिसने क्या किया कि उसने 2 डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ के न्यूक्लियाई को एक्सचेंज किया। 2 डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये दोनों बिल्कुल अलग तरीके की हैं। इनमें से ये जो है वो मेडिटेरेनिया है और ये ग्रेन्युलेटा है। इन दोनों के न्यूक्लियस को उसने क्या किया, एक्सचेंज किया, यानी कि इसका न्यूक्लियस निकाल के यहाँ डाला और इसका न्यूक्लियस निकाल के यहाँ डाला। अब इससे आपको पता क्या चलेगा कि जैसा न्यूक्लियस आप डालोगे वैसी ही कैप प्रोड्यूस होगी। इसका न्यूक्लियस हमने निकाल के इसमें डाला, ठीक है, यानी कि इसमें डाला तो आगे से इसकी कैप डिफरेंट हो गई। पहले इसकी कैप ऐसी थी, अब इसकी कैप ऐसे हो गई। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ का न्यूक्लियस इसमें डाला है। और इसी तरह यहाँ से मेडिटेरेनिया से आप न्यूक्लियस निकालोगे और यहाँ पे उसने ऐड कर दिया, तो अब इसकी कैप डिफरेंट हो गई। पहले इसकी कैप ऐसी थी, अब इसकी ऐसी हो गई। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से न्यूक्लियस जो है ना वो यहाँ पे डाला है। तो आपको पता क्या चलता है कि जैसा न्यूक्लियस होगा वैसी ही कैप प्रोड्यूस होगी। आगे बेसिकली उसने इसी चीज़ का नतीजा निकाला था कि जैसा हम न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करेंगे वैसा ही उसकी कैप फॉर्मेशन होगी, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो कैप फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। दस द न्यूक्लियस वॉज सीन टू कंट्रोल एसिटाब्यूलेरिया डेवलपमेंट। तो इससे हमें क्या पता चला कि एसिटाब्यूलेरिया की जो डेवलपमेंट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। आगे से अब वो आपको क्या कह रहे हैं कि ये प्रोसेस आपको पढ़ने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इतना आसान नहीं है, ये इतना इजी नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ कैप इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉर्फोजेनिक इवेंट। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट किस्म का इवेंट है, प्रोसेस है, जिसमें तकरीबन ढेर सारी प्रोटीन्स बनती हैं और फिर वो एक जगह इकट्ठी होती हैं और फिर वो किसी स्ट्रक्चर को डेवलप करवाती हैं। इस डायग्राम को हम देखते हैं। ये डायग्राम हमें क्या बता रही है कि आपके पास ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अच्छा, इस किस्म की रिप्रोडक्शन ना हम मैट्रिक में भी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो हर एक हिस्सा जो है ना वो आगे से फिर खुद को रीजनरेट करवा लेता है। तो हमने इसमें भी कुछ ऐसा ही किया कि इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक है इसकी एपिकल टिप ऑफ स्टॉक, ये दरमियान का इसका पूरा स्टॉक है, और नीचे वाला हिस्सा क्या है, राइजॉइड। गुड, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अगर हमने इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया है तो ये वाला हिस्सा भी खुद को रीजनरेट करवा लेगा और पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये वाला जो आपका हिस्सा है राइजॉइड वाला, ये भी डेवलप करके खुद को पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। लेकिन ये जो दरमियान का स्टॉक है इसमें नो रीजनरेशन, इसमें कोई रीजनरेशन नहीं हुई। अब इस पूरे प्रोसेस से आपको क्या जो है ना वो समझ आती है, क्या नतीजा निकलता है या क्या हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट आता है, ये हम देखेंगे। न्यूक्लियस कंटेन्स इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड द टाइप ऑफ कैप प्रोड्यूस्ड। कैसी कैप प्रोड्यूस होनी है इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, न्यूक्लियस के पास।
जैसा न्यूक्लियस होगा, जैसी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, वैसी ही कैप प्रोड्यूस होगी। उसके बाद क्या है, मटेरियल कंटेनिंग दिस इंफॉर्मेशन एंटर्स द साइटोप्लाज्म लॉन्ग बिफोर कैप प्रोडक्शन अकर्स। अभी कैप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती, लेकिन आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल जो है वो मौजूद होता है, यानी कि एंटर हो जाता है, इंफॉर्मेशन एंटर हो जाती है। ये हमने बिल्कुल टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ा था कि सिर्फ न्यूक्लियस का ही कंट्रोल नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्म का भी कुछ थोड़ा बहुत लेना देना हो सकता है। एक और हाइपोथेसिस जो है वो हमें क्या मिलती है हैमरलिंग के काम से, कि द न्यूक्लियस सिंथेसाइजेस अ स्टेबल मैसेंजर आरएनए दैट लाइज डोरमेंट इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस खुद तो कंट्रोल करता ही है कैप की फॉर्मेशन को, लेकिन वो साथ साथ एक मैसेंजर आरएनए बना के किसके अंदर छोड़ देता है, साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देता है। और वो मैसेंजर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डोरमेंट रहता है, यानी कि हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, जब तक कि कैप फॉर्मेशन का टाइम नहीं आता। उसके बाद है हेंस द एक्सप्रेशन ऑफ द कैप इज कंट्रोल्ड नॉट ओनली बाय न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन बट ऑल्सो बाय द ट्रांसलेशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक आरएनए। इससे हमें क्या पता चलता है कि कैप की एक्सप्रेशन या कैप की फॉर्मेशन दोनों चीज़ों से कंट्रोल हो रही है। न्यूक्लियस की ट्रांसक्रिप्शन भी कंट्रोल कर सकती है, उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म के अंदर वो मैसेंजर आरएनए बना के छोड़ देता है, वो भी कैप फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। इन दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड एट बोथ ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल लेवल्स, यानी कि आपके पास जो डेवलपमेंट है वो दोनों तरीक़ों से हो रही है। ट्रांसक्रिप्शनल मतलब न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, और ट्रांसलेशनल मतलब साइटोप्लाज्म भी उसको कंट्रोल कर सकता है। थैंक यू सो मच। ये पूरी वीडियो थी, लेक्चर था, आगे भी इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।